It is day second of practice set 1 TGT English from Million Minds book, जिसको हमने कल डिस्कस किया। टोटल 15 क्वेश्चंस, और इसमें मैं कुछ आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन मुझसे गलत इसमें हो गया। साथ साथ में इसमें जो आंसर दिए हुए हैं सर की बुक में, वो आंसर कुछ कुछ है ना उसमें एरर है। जैसे कि इस ओबिसेंस जो है इसका यहाँ इसका आंसर कंडक्ट दिया हुआ है, पर डिक्शनरी में आप देखिएगा तो ओबिसेंस का जो मीनिंग है वो डिफरेंस से आता है, सम्मान श्रद्धा से आता है। एक क्वेश्चन रह गया था, और क्वेश्चन जो रह गया था वो था लेकुलित, है ना। एक करेक्ट स्पेलिंग है इसमें LACLITH, लेकुलिथ। लेकुलिथ का मतलब होता है अ मास ऑफ इग्निशियस रॉक, है ना। तो ये क्या है, मास है, कुछ समूह है बहुत सारा, ठीक है, इग्निशियस रॉक का, उसको लेकुलिथ कहा है। जबकि लेकोज तो कुछ नहीं होता, पर लेक्टोज होता है एक वर्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे लेक्रोज, एक गेम का नाम है लेक्रोज, पर उसमें डबल एस आता है, डबल एस ई, सिंगल एस नहीं, डबल एस इसमें आता है। और अगर हम ये लेक्रोज एक गेम का नाम है, नॉर्थ अमेरिका इसमें खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने गलत दिया था, है ना, तो वो लिखा है कि ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर कोलकाता। तो ये दो सेंटेंस यहाँ दिए हुए हैं, कहने का मतलब जो ये हमारे पास सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, मैंने जो आंसर दिया वह ये वाला आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट नहीं है, है ना। इसमें हमें एक क्लॉज चाहिए होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, है ना, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, ये ना एक क्लॉज नहीं है, ये एक फ्रेज है। क्लॉज और फ्रेज में अंतर ये होता है कि क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, मगर फिर भी वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता, वो डिपेंड होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए आगे आने वाले सेंटेंस पर। जबकि फ्रेज में हमें सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई नहीं देता, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, है ना, तो यहाँ कोई वर्ब दिखाई दे रही है, वर्ब नहीं होती फ्रेज में, है ना, वर्ब नहीं होती। जैसे लिखा है इन द कॉर्नर, है ना, ये एक फ्रेज है, इन द कॉर्नर, तो यहाँ कोई ये एक फ्रेज है। अब ये इन द कॉर्नर ये एक फ्रेज है, अब इसमें कोई वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रही, मगर हाँ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन के बाद। खैर, इसका जो आंसर है वह है एज सून एज। तो एज सून एज हमारा कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं तो वो क्या, उस क्लॉज को डिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इतनी सारी बातों के बाद, थैंक यू, आपने इतना पेशेंस रखा और कंटिन्यू आप मेरे साथ इसको सुनते रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू स्मटी, है ना, स्मटी। तो स्मटी का मीनिंग क्या होता है? स्मटी का मीनिंग होता है कि कुछ भद्दापन, किसमें, बातों में, लिखने में, पिक्चर्स में। जिसे हम क्या कह सकते हैं, ऑब्सीन कह सकते हैं, OBSCENE, ऑब्सीन कह सकते हैं, है ना। और जैसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ नॉट, जैसे कि इनडिसेंट, जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है, जो कि है ना ठीक नहीं है, भद्दे कमेंट हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं, है ना। तो ये जो है ना, फ्रॉड भी नहीं होगा, अनवांटेड भी नहीं होगा। फ्रॉड किसी पर्सन के लिए होगा, अनवांटेड किसी के लिए भी हो सकता है, इंटीमेटेड भी नहीं होगा। इनडिसेंट, जिसमें डिसेंसी नहीं है ना, जिसमें भद्रता है, जो कि जिसमें क्या, किसी को गाली गलौच वाला जैसा शब्द है। तो ऑप्शन है स्मृति है, जो कि ये किसी लेखन में, राइटिंग में, टॉकिंग में, पिक्चर में, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। स्मृति ये पर्सन के लिए नहीं किया जाता, बस इसे याद रखिए। तो स्मृति मीन्स इंडिसेंट, ऑब्सीन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ द मीनिंग ऑफ लुक टू योर लॉरेल्स इज़, द मीनिंग लुक टू
योर लॉरेल्स। इसका मीनिंग क्या है, ये एक इडियम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो लुक टू योर लॉरेल्स मीन्स टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, है ना, इसका मीनिंग है। और इसका करेक्ट आंसर है बी केयरफुल नॉट टू लॉस योर सुपीरियर पोजीशन टू आ राइवल, है ना। जो राइवल हैं, विद्रोही हैं, उनसे अपनी जो पोजीशन है उसके लिए केयरफुल रहें और उसे लॉस ना करें, खोए नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटेंचुएट। अटेंचुएट का मीनिंग क्या होता है, ये हमें यहाँ देखना है। तो अटेंचुएट मीन्स रिड्यूस द फोर्स और इफेक्ट। रिड्यूस करना है, कम करना है, किसको, रिड्यूस ऑफ फोर्स, है ना, किसी चीज़ का फोर्स है, या फिर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट को कम करना है, उसके वॉल्यूम को कम करना है, अटेंशन को कम करना है ना। तो जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं अटेंचुएट हो जाती हैं, शाम ढलते ढलते कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाता है उनका फोर्स, उनमें इतनी क्या नहीं रहती, वार्मथ नहीं रहती, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कम हो जाना, तो लेसन, कम होना। तो अटेंचुएट, जैसे कि हम कह सकते हैं टू अटेंचुएट द वायलेंस, वायलेंस को कम करना, क्षीण करना, रिड्यूस करना, ठीक है। इंक्रीज इसका अपोजिट हो जाएगा, हार्मफुल, खतरनाक, और ग्रूसम, भद्दा, ग्रूसम, बेकार के लिए ही है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, सिनोनिम है इसके डॉग्ड, है ना। अब देखो, जब मैं इसको कर रही थी तो मैंने जब इनको सॉल्व किया था अपनी तरफ से, तब मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ भी इसे डिस्कस करूँगी, है ना। और इसलिए ये बुक थोड़ी सी गंदी आपको दिखाई दे रही है। चलिए, मगर आगे इतना नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था तो मैंने पेन वगैरह से लिख दिया था। द सिनोनिम ऑफ डॉग, तो डॉग्ड का मतलब क्या है, हठी है या दृढ़ है, फर्म, ऑब्स्टिनेट, स्टबबॉर्न, है ना। तो जिद्दी होना डॉग्ड का मतलब है, हार्ड वर्किंग होना भी है ना। तो इसका आंसर है हार्ड वर्किंग। और आगे चलते हैं, लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज डिड शेक्सपियर एक्ट आ पार्ट, कि इनमें से कौन सी ट्रेजेडी है जिस पर शेक्सपियर ने एक्टिंग की है, एक्ट किया है ना, अभिनय किया है। तो द डेविस इज एन आस, द न्यू इन, कैटिलाइन, सीजेनस हिज फॉल। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर दिया हुआ है सीजेनस हिज फॉल। और इसके बारे में हमें देखने के लिए इनकी एक्टिंग वाले इन शेक्सपियर की जो एक्ट इन्होंने कहाँ कहाँ किया है, मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अपने ही खुद कुछ प्ले लिखे हैं, उन पर एक्टिंग भी की है, जिसमें से एक एज यू लाइक इट लिखा है। एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का रोल प्ले किया है। एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का रोल प्ले किया है ना। और हैमलेट उनका जो प्ले है उसमें उन्होंने घोस्ट का जो रोल है वो प्ले किया है। जबकि इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं, इनकी खुद की कंपनी है द किंग्स मैन, बारवेज भी इनकी कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जो एक्टिंग है की है, मैकबेथ में भी की है, किंग डंकन हेनरी फोर्थ में भी इन्होंने की है। मतलब अर्लियर इनके पहले जितने भी वर्क आए हैं उसमें इन्होंने रोल प्ले करने का काम किया है। सीजनस हिज फॉल, सीजनस हिज फॉल ये एक रोमन ट्रेजेडी है रिटन बाय बेन जॉनसन, और जहाँ पर इसकी परफॉर्म किया गया था ये बाय द किंग्स मैन। अब ये शेक्सपियर का नाम यहाँ नहीं, मैंने सर्च किया है, नहीं आया, पर लिखा है बाय द किंग्स मैन। और किंग्स मैन जो शेक्सपियर की खुद की कंपनी है जिसमें शेक्सपियर थे, तो ये परफॉर्म किया गया था बाय द किंग्स मैन 1603 विद शेक्सपियर एंड बारवेज इन द कास्ट। प्रिंटेड होता है 1605 में, बेस्ड ऑन, ये जो प्ले है बेस्ड ऑन टैसिटस। तो ये टैसिटस की जो स्टोरी है उस पर ये बेस्ड है। द प्ले डील्स विद द राइज ऑफ सीजनस ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेबीरियस। तो ये इसकी स्टोरी है, बेन जॉनसन का लिखा हुआ ये प्ले है। होप करती हूँ समझ में आया होगा। और आगे हम देखते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन। ही सेड टू मनोज मे यू प्रॉस्पर।
ही सेड टू मनोज मे यू प्रॉस्पर, है ना, भगवान करे तुम समृद्ध हो जाओ। तो इसको हम चेंज करेंगे भाई, नरेशन का चेंज करने का सेड टू है। अब क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसको हम टोल्ड में चेंज ना करके, क्योंकि विश कर रहा है तो विश में ही चेंज करेंगे, जो कि सब में है ना। और ही बेस्ड, अब यहाँ पे डैट है, हमें डैट इसमें लगाना है तो ये वाला तो कट जाएगा। ही बेस्ड मनोज, ठीक है। अब मे है तो मे का शुड नहीं, और मे को हम चेंज करने के माइट में, तो मनोज माइट प्रॉस्पर। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर आंसर। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है माई मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है पहला, द मदर सेड टू हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम। या यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें सेड ना करके हमें आस्क्ड करना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो कट गया। मदर आस्क्ड हर सन व्हाट सी डिड। अब यहाँ पे है ना डू लिखा हुआ था, व्हाट कैन आई डू, तो कैन है तो कुड होना चाहिए, तो डिड नहीं होगा, डिड नहीं होगा, कुड होगा। तो मदर आस्क्ड हर सन व्हाट सी कुड डू फॉर हिम। और नेक्स्ट है कि द मदर आस्क्ड व्हाट सी कुड डू फॉर हिम माई सन। अच्छा यहाँ पे ये जो है ना रिपोर्टेड स्पीच, इसको लास्ट में लिखा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें मिलता है माई डैडी ऑलवेज सेज, मेरे डैडी हमेशा कहते हैं गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस चेंज नहीं करना, और फिर भी ये एक हैबिचुअल एक्शन को भी बता रहा है यहाँ पर। तो माई डैडी ऑलवेज सेज दैट, ही ऑलवेज सेज दैट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, या फिर माई डैडी ऑलवेज सेज डैट टू, देखो यहाँ पे डैट टू गेट अप, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव यहाँ पे बना रहे हैं, ये गेटिंग अप इन द मॉर्निंग है ना, तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, दैट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, ये करेक्ट है। वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, ठीक है। आसानी से हम ऑप्शंस को कट करके इसको देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिटरेचर से लिखा है कि हु वॉज मेड पोइट लॉरिएट इन 1715 और पोइट लॉरिएट पूछ लिया गया है। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ को हम टीजीटी में पढ़ते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट लॉरिएट उनको कब अपॉइंट किया गया था, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छी तरह से पूछा जाता है। उनसे पहले पोइट लॉरिएट कौन थे, उनके बाद में पोइट लॉरिएट कौन बने, ठीक है, आपको पता है, आप मुझे आंसर दीजिए। और यहाँ जो पोइट लॉरिएट 1750 में बने हैं, तो यहाँ पर 1750 में जो पोइट लॉरिएट बने हैं वो निकोलस रो बने हैं, है ना। निकोलस रो के बारे में आप जानते हैं कि निकोलस रो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखी है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो लिखी है सबसे पहली बार वो निकोलस रो ने ही लिखी है, ठीक है, जिसमें निकोलस रो जिक्र करते हैं इस बात का कि विलियम शेक्सपियर ने लंदन छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने आप को सेव करना चाहते थे और दूर रहना चाहते थे जो डियर पोचिंग वाला जो मामला है उससे, है ना। तो ये हमें निकोलस रो की जो ने लिखी हुई जो बायोग्राफी है विलियम शेक्सपियर की, उससे पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है निकोलस रो। और इनसे पहले ये 3 साल तक मात्र रहे हैं पोइट लॉरिएट, और इनसे पहले नाह्यूम NAHUM TATE ये पोइट लॉरिएट थे इनसे पहले। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द सुनामी विक्टिम सफर्ड ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा एक बीमारी है, हैजा है ना। और यहाँ पे देखिए सफर्ड के साथ ऑफ नहीं आएगा, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, सफरिंग फ्रॉम, है ना, इसके साथ हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे।
साथ साथ में एक बात और जान लीजिए सफ़र के बारे में, है ना। देखो सफ़र करना होता है झेलना, है ना, सहना, झेलना, ये सफ़र का मीनिंग होता है, वर्ब है ये। तो जब ड्यूरेशन जो है बढ़ जाती है, वैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब है अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ट्रांजिटिव अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रपोजिशन बीच में नहीं आएगी, है ना। तो जैसे कि ही सफ़र्ड हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक की अगर हम बातें करें तो हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, बस उसी दौरान हम सफ़र के साथ फ्रॉम लिखते हैं। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। हम उसी दौरान सफ़र के साथ फ्रॉम लिखते हैं जब हम किसी बीमारी का जिक्र करते हैं, और वो बीमारी जिसे हम एक लंबे समय से क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। अगर वो कोई बीमारी नहीं है और हमने उसे झेला नहीं है ना, एक लंबे समय से हम उसे ग्रसित नहीं हैं, तो फिर हम उसे फ्रॉम नहीं लगाएंगे। फ्रॉम फीवर, तो फीवर को भी हम झेलते हैं, चाहे 1-2 घंटे या 2-4 दिन झेलते हैं। कोलेरा, ये भी कुछ इसी तरह का है, इसको भी झेलते हैं। पर हार्ट अटैक, इसे हम झेलते नहीं, आता है तो तुरंत आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है आप जानते हैं। तो ये जान लीजिए यहाँ पे कि सफ़र जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है, इसके बीच में प्रपोजिशन नहीं आता। मगर सफ़र के साथ प्रपोजिशन उस वक्त आता है जब कोई बीमारी से झेलना है ना, मतलब एक लंबा ड्यूरेशन है, इसीलिए आता है, ठीक है। तो होप करती हूँ ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। और नेक्स्ट भी हमारा जो क्वेश्चन है, अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है, और सेंटेंस दिया है हिज सीनियर कलीग हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। सिंपल सेंटेंस हमें दिया हुआ है, और इस सिंपल सेंटेंस को हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब देखिए लिखा है कि हीज कलीग हैविंग अ सीनियोरिटी बीइंग ट्रांसफर्ड टू देहरादून। तो अगेन इसमें हमें कहीं भी कोई क्लॉज दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। ये भी अगर ये सेंटेंस है, ये तो खुद अपने आप में ही सिंपल ही दिख रहा है। हिज कलीग, कौन सा कलीग, हु आर सीनियर टू हिम। अब यहाँ पे हु ये सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, और आर ये एक क्लॉज बनाने का काम कर रहा है, जो उससे सीनियर था, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाने का काम करता है। हिज कलीग है बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, कौन सा, जो उससे सीनियर था, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, सम ऑफ हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम देयरफॉर, इसी कारण दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। और देयरफॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देयरफॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए ये ना कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। बीइंग सीनियर सम ऑफ हिज, तो ये अगेन बीइंग से इस तरह से शुरू हुआ है, ये सिंपल बनाने का ही काम करेगा कि सीनियर होने के कारण, है ना, इस तरह का। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इस बुक में इसका आंसर नंबर सी दिया हुआ है, पर मैं समझती हूँ कि इसका आंसर सी नहीं होगा। थोड़ा सा आप भी हमें बता दीजिए कि जो रिसेंटली है ना, तो रिसेंटली मतलब सून, मतलब नॉट लॉन्ग एनफ, रिसेंटली तुरंत के सेंस में आता है, जो कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, ये एडवर्ब है, और जो कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने के लिए हमें मिलती है, पहली बात। तो ये पर यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहली बात हमें परफेक्ट टेंस चलो रख लेते हैं, परफेक्ट टेंस में देखने के लिए क्या मिलती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलती है देखने के लिए, पर पास्ट परफेक्ट में नहीं मिल रही। अब रिसेंटली एडवर्ब से हमारा ये जो सेंटेंस है वो शुरू भी नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए इसका आंसर कि ही के साथ हैज़ आएगा। ही हैज़ रिसेंटली इंश्योर्ड फॉर, तुरंत ही उसने इंश्योर्ड किया है किसके लिए, मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए।
तो मगर मैं समझती हूँ कि यहाँ हैज़ हमें लगाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये एडवर्ब आती है। तो ऑप्शन नंबर हैज़ लगाकर ए को मैं सही करना चाहूँगी। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है, पास्ट टेंस में रिसेंटली का यूज़ नहीं होगा। और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या इसके बारे में समझते हैं। आगे देखते हैं। 28 माई मदर वॉन्टेड टू नो डन माई होमवर्क। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें लगाना है। तो माई मदर वॉन्टेड टू नो हाउ आई हैड डन माई होमवर्क, डैट हाउ हैड आई डन माई होमवर्क, या हाउ वुड आई हैव, या हाउ हैड आई। तो यहाँ देख लीजिए, ये कोई है ना, हाउ के साथ हम शुरू करके कोई इंट्रोगेटिव नहीं बता रहे हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे हैं तो हम हाउ प्लस वर्ब ये वाला स्ट्रक्चर हटा देंगे। और देखो डेट यहाँ पर हाउ जो है ना वो कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। हाउ जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो दो, एक डेट भी कंजंक्शन का काम करता है, हाउ भी कर रहा है, दो कंजंक्शन एक साथ हम नहीं रखेंगे, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, है ना। तो किया होगा, मैंने किया होगा, ये इस तरह का इसमें नहीं बन रहा है। और देखो हाउ के साथ वुड साथ में नहीं आएगा, तो बताया है उसने, पूछा नहीं है। तो माई मदर वॉन्टेड टू नो, ये जानना चाहती थी क्या, हाउ आई हैड डन माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क कैसे किया, ठीक है। तो वो ये जानना चाहती थी, तो इसके लिए हाउ आई हैड, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आई विश आई डैश मिलेनियर। तो आप जानते हैं कि ये जो इस प्रकार का सेंटेंस है, है ना, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हैं ये, इनको हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी कहते हैं। तो जब यहाँ पे विश साथ में आ जाए तो हमें वर का यूज़ करना है। आई विश आई वर मिलेनियर, ठीक है, आई विश आई वर अ मिलेनियर। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, हु अटर्ड दीज लाइन, कि ये लाइन किसने कही है। वी That are true lovers run into strange capers. Strange capers, अब जैसे कि हम तो आग के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं जब शादी विवाह होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसी तरह की बात है। टू डांस या स्किप अराउंड, कैपर्स का मतलब यहाँ पर है। तो वी डैट ट्रू लवर्स, हम जो ट्रू लवर्स हैं, रन इनटू भागते हैं, स्ट्रेंज कैपर्स, इसके चारों तरफ। तो ये बात जो कही है वो किसने कही है, टच स्टोन ने कही है। ये बात किसने कही है, टच स्टोन ने कही है। और टच स्टोन नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, शेक्सपियर का प्ले है, कॉमेडी है ये, एज यू लाइक इट। होप करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू मैं करती रहूँगी। आप अपना जो सुझाव है, सजेशंस हैं, आप मुझे ज़रूर दें, कैसा आपको लगा बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कंटिन्यू करते रहेंगे लगभग 15 या 20 क्वेश्चंस डेली। थैंक यू।